वेलकम टू द चैनल फिजिक्स में डिजी। आज के वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की नींव कूलम्ब्स लॉ पर चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में हम बताएंगे कूलम्ब्स लॉ कब अप्लीकेबल है, कब नहीं अप्लीकेबल है। चार्जेस एयर या वैक्यूम में रखे हैं तब फोर्स कितना है, और उनके बीच में कोई मीडियम बदल दिया गया, कोई और मीडियम रख दिया गया, तब क्या होगा। चार्जेस पॉइंट चार्जेस नहीं है, बड़े साइज़ की हैं, तो क्या कूलम्ब्स लॉ अप्लीकेबल है। क्या कूलम्ब्स लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ से एग्री करता है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से एग्री करता है। इन सारे पॉइंट्स पर आज चर्चा करेंगे, तो वीडियो शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। और हाँ, जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो जान लीजिए कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बेसिक नींव है, और वो बताता है दो पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स के बारे में। अब ये पॉइंट चार्ज होते क्या हैं। अगर जो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है या जो चार्ज जिस ऑब्जेक्ट पर है उसका साइज़, मान लीजिए मेटेलिक स्फेयर है, उस पर चार्ज है, तो उसकी रेडियस उन स्फेयर्स के डिस्टेंस की तुलना में नेग्लिजिबल हो, देन दे आर सेड टू बी पॉइंट चार्ज। तो अब दो पॉइंट चार्जेस हैं, उनके बीच का जो सेपरेशन है उन पर कैसे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिकल फोर्स या कूलम्ब्स लॉ, वो देखिए। यहाँ पर Q1 और Q2 ये दो चार्जेस हैं, इनके बीच का सेपरेशन ये लिखा है R21 इक्वल टू R2 माइनस R1। अब बड़ा यहाँ से लगने लगता है कि ये कैसा फिगर है, दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस इतनी होनी चाहिए और आप पढ़ते भी ऐसा हो, लेकिन फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो Q1 जहाँ रखा है वो एक पॉइंट O से कितनी डिस्टेंस पर है, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है। ये R2 क्या कहलाता है, एक पॉइंट से इस चार्ज को मिला दो तो ये क्या हो गया, R2 वेक्टर लगा दो, यहाँ वेक्टर बना दो, ये पोजीशन वेक्टर। इसी तरह Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 है। तो Q1 Q2 के बीच का सेपरेशन क्या है। अब अगर आप Q1 से Q2 के बीच का नाप रहे हैं पोजीशन वेक्टर डिस्टेंस, तो आप देखिए R21 क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1। अगर आप इधर से इधर नाप रहे हैं तो R1 माइनस R2। ये 1 2 लगा के याद करिए, रिलेटिव वेलोसिटी 11th में पढ़ा है आपने, उसमें V12 यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2, V1 माइनस V2 ही तो करते थे। ऐसे ही यहाँ पर ये पोजीशन वेक्टर है, तो R21 का मतलब हो गया R2 से R1 को माइनस किया। हम देख रहे हैं मान लीजिए Q2 पर कितना फोर्स लगेगा, तो कूलम्ब्स लॉ बताता है कि जो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स उन चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इतना बड़ा रखते हैं। तो वो फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर, और वेक्टर है फोर्स, यहाँ वेक्टर लगा तो इसके लिए क्या लिखा, R21 के ऊपर यूनिट वेक्टर। याद करिए कोई भी वेक्टर, जैसे R21 एक वेक्टर है तो ये किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ R21 इंटू R21 यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर में दो ही चीज़ें तो होती है ना, मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर। तो वही यहाँ पर लिख दिया गया है टू रिप्रेजेंट कूलम्ब्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म। खास बात आप समझिए कि कूलम्ब्स लॉ जो ये फॉर्मूला, इस पर आपने देखा कि फोर्स जो दोनों चार्जेस के बीच में लगता है वो चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस बिटवीन देम के, सेपरेशन बिटवीन देम के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, अगर पॉइंट चार्जेस नहीं है, बड़े हैं चार्जेस, तो क्या होगा, उनको छोटा स्मॉल चार्जेस में तोड़कर तब कूलम्ब्स लॉ अप्लाई किया जाता है। बड़े चार्जेस के लिए कैलकुलस लगता है, जैसे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो उनमें फॉर्मूले में कैलकुलस लगा कर ही यूज़ किया जा सकता है। इसीलिए कहते हैं मैथ्स आनी बड़ा ज़रूरी है। अब रही बात, जो फोर्स F21 है वो Q1 की वजह से Q2 पर लग रहा है, और दोनों सिमिलर नेचर के हैं, तो सिमिलर नेचर के चार्जेस के बीच में कैसा फोर्स लगता है, रिपल्शन। तो अब आप देखिए कि F21 को जैसे आपने ये लिख दिया है, तो आप इस चार्ज की वजह से इस पर फोर्स कैसे दिखाएंगे, तो उसी लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस के अलोंग ये F12 हो गया। और F12 किसके बराबर होगा,
यहाँ पर अब हम इसकी वजह से इस पर लगने वाला फोर्स ले रहे हैं, तो हम लिख देंगे F12 होगा किसके बराबर, सेम यही, केवल आपको क्या लिखना होगा कि 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, और यहाँ पर R12 का यूनिट वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन ये हो गई। अगर ये अपोजिट चार्ज होते तब ये इस तरफ लगता है वेक्टर और ये इस तरफ लगता है, यानी एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करते हैं। तो पहली बात, सबसे पहला पॉइंट जो आपने जाना, कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। कूलम्स लॉ के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात, चार्जेस सिमिलर हो या डिसिमिलर हो, पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव या रिपल्सिव है, नई इक्वेशन नहीं लिखनी पड़ती। जो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले में अगर Q2 पर फोर्स रिपल्शन का लग रहा है तो F21, और अगर अट्रैक्शन का लग रहा है तो F12। अब F21 से F12 कैसे आता, बस 1 और 2 आपस में रिप्लेस कर देते हैं, और R12 इक्वल टू माइनस R21 है, तो कोई नई इक्वेशन लिखनी नहीं पड़ती। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। सेकेंड पॉइंट क्या आपको याद रखना है कि जो ये फोर्सेज हैं अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस ही तो लग रहे हैं, और चाहे ये रिपल्सिव फोर्स है, जैसे यहाँ पर ये दोनों अगर सिमिलर चार्जेस है तो ये इधर और ये इधर रिपेल हो रहा है, चाहे ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ये इधर लग रहा है और ये इधर लग रहा है, ये ब्लू वेक्टर आप देख रहे हैं, दोनों ही इक्वल एंड अपोजिट हैं। इसका मतलब क्या है, कूलम्स लॉ इज इन क्लोज एग्रीमेंट विथ न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब जो हम कूलम्स लॉ में पॉइंट चार्ज लेते हैं वो मान के चलते हैं कि उनके बीच में एयर या वैक्यूम है। अगर नहीं है एयर या वैक्यूम तो क्या होगा, जो ये कांस्टेंट 1/4πε0 है, इसमें ε0 क्या होता है, इसका नाम क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये तो आपको याद होगा। और यूनिट कैसे निकालेंगे, इसको इधर रख दो, फोर्स नीचे ले आओ, तो क्या हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। एयर या वैक्यूम नहीं है तब ये परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कैसे लिखी जाएगी, तब ये लिखी जाएगी परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम से। अब जो मीडियम हो उसके बीच में एयर या वैक्यूम के अलावा, तो वो ε0 के, इस के को रिलेटिव परमेबिलिटी भी कहते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है, रिलेटिव परमेबिलिटी 1 होती है फॉर एयर या वैक्यूम के लिए, तो वही ई और ε0 दोनों सेम है, एप्सिलॉन और ε0। बाकी इन्फिनिटी, इट टेंड्स टू इन्फिनिटी फॉर कंडक्टर, ग्रेटर देन 1 फॉर नॉन कंडक्टर, और 81 फॉर वाटर। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि अगर दो चार्जेस जो एयर या वैक्यूम में रखे हैं सेम डिस्टेंस पर ही रखे रहें, बस उनके बीच में पानी भर दिया जाए, तो कोलम्बियन फोर्स घट जाएगा या बढ़ जाएगा, क्या बताएंगे आप। अब यहाँ पर आप लिखेंगे ε0 के, तो फोर्स 81 टाइम्स लेस हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है, कूलम्स लॉ से ये प्रूव होता है। अगर कोलम्बियन फोर्स लग रहा है किसी चार्ज पर और वो एक क्लोज्ड पाथ पर चल रहा है, तो वर्क डन 0 होता है। ये बातें रही कूलम्स लॉ से रिलेटेड। हाँ, अगर 2 से अधिक चार्ज हैं तब क्या होगा, बहुत सारे चार्जेस किसी रीजन में एक साथ रखे हैं, तो हम किसी भी एक चार्ज पर बाकी सारे चार्जेस कितना फोर्स लगा रहे हैं कैसे निकालेंगे, ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिससे हम कैलकुलेट करते हैं नेट फोर्स ऑन ए चार्ज व्हेन इट इज सराउंडेड बाय अदर चार्जेस। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी बेसिक नींव है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, और इसमें हम कैलकुलेट वैसे ही करते हैं फोर्स वेक्टर क्वांटिटी से सारे फोर्सेस जो पेयर वाइज लगाएंगे। जैसे किसी एक चार्ज पर बहुत सारे चार्जेस का जो फोर्स होगा तो हम एक एक करके सारे चार्जेस के फोर्स लेंगे उस चार्ज पर और उनका वेक्टर एडिशन करेंगे। और जब एक चार्ज का फोर्स लगा रहे हो तो अदर चार्जेस का फोर्स उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की खास बात है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हम सिर्फ यही कहते हैं कि नेट फोर्सेस का वेक्टर सम जो होगा चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स, वो क्या होगा, बाकी सारे अदर चार्जेस की वजह से जो फोर्सेस लग रहे हैं उनके वेक्टर सम के बराबर। एक एग्जाम्पल से इसे समझ लेते हैं। देखिए, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर
तीनों सिमिलर चार्जेस रखे हैं स्मॉल क्यू। इसके सेंट्रॉइड पर रखा है एक कैपिटल क्यू चार्ज, ये भी सिमिलर नेचर का है, पॉजिटिव ही है। तो अब क्यू पर बाकी ये तीनों चार्जेस कितना फोर्स लगाएंगे, यानी क्यू पर नेट फोर्स कितना होगा। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो यही कहता है कि हम पेयर वाइज फोर्स निकाल लें, और जब हम किसी भी एक पेयर को कंसीडर कर रहे हैं तो बाकी दोनों चार्जेस की प्रेजेंस उस पर कोई असर नहीं डालती, इट रिमेन्स अनअफेक्टेड। बस इसी बात को ध्यान में रखकर आप समझिए। कुछ खास बात इक्विलैटरल ट्रायंगल की, उसमें जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसमें किसी भी वर्टिसेस से साइड पर डाला गया परपेंडिकुलर उसको दो बराबर बराबर हिस्से में बांट देता है और हर साइड की लेंथ सेम है। तो इससे हम निकाल लेते हैं कि जो सेंट्रॉइड है उसकी पोजीशन कहाँ पर है। होता क्या है सेंट्रॉइड की पोजीशन, जो परपेंडिकुलर है उसके 2/3 के बराबर। तो ए ओ अगर ये पोजीशन है तो किसके बराबर है, 2/3 ऑफ ए डी। अब आप देखिए कि जो ए से ओ पर लगने वाला फोर्स है तो दोनों ही सिमिलर है, तो ओ से क्या होगा, डायरेक्टेड अवे, ठीक, ये हो गया एफ ए ओ। ठीक इसी तरीके से सी से भी ओ की डिस्टेंस उतनी है तो इस पर भी फोर्स उतना ही लगेगा, उतना ही बड़ा वेक्टर बनाइए और इसका नाम रख दिया आपने एफ सी ओ। और बी से इसी ओ पर लगेगा जो वेक्टर फोर्स लगेगा, उस फोर्स का वेक्टर आप दिखाएंगे एफ बी ओ। तीनों को मान लेते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, लेट दिस मैग्नीट्यूड इज एफ। अब आप देख रहे हो कि किन्हीं भी दो का रिजल्टेंट अगर हम निकालें तो पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस से अगर आप देखो तो इनके बीच का एंगल 120 होगा, ये 60 है, ये 120 होगा। ये आपके पास देखिए 90, ये 90 आपने परपेंडिकुलर ही तो डाला था यहाँ पर, तो ये कितना आ जाता है, यहाँ भी ये 90 है और ये कितना है 30, ये कितना हो जाएगा आपके पास 60। तो 60 और 60 दोनों कितना हो गया 120। अब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से अगर दो फोर्सेस हैं जो 120 डिग्री पर काम कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, ये आप खाली कैलकुलेट कर लेते हो। वो रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, एफ आर इक्वल टू अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ अगेन एफ स्क्वायर कॉस 120। कॉस 120 माइनस हाफ होता है तो एफ आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और ये माइनस एफ स्क्वायर बचेगा तो ओनली एफ, यानी कि तीनों फोर्सेस बराबर हैं। तो इनका जो रिजल्टेंट है वो आपने ऐसे शो कर दिया उसी पाइथागोरस से, और आप देखते हो कि ये जो रिजल्टेंट आया वो रिजल्टेंट भी उतना ही तो है, ये फोर्स जितना कि ए से ओ पर लग रहा है। तो ये जो रिजल्टेंट है वो इक्वल एंड अपोजिट है एफ ए ओ के। तो नेट फोर्स कितना हो गया, एफ नेट इक्वल टू 0, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पर रखे चार्ज पर बाकी तीनों चार्जेस की वजह से लगने वाला नेट फोर्स 0 हुआ। यही प्रिंसिपल सुपरपोजिशन का एक एग्जाम्पल है। ऐसे कहीं भी स्क्वायर में, रेक्टेंगल में चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की वजह से किसी एक चार्ज पर लगने वाले नेट फोर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक ऐसे ही आप लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू।